हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यंग पेशेंट्स यानी नौजवान लोगों की हार्ट की बीमारियों के बारे में। हमने ऑलरेडी यंग पेशेंट्स की हार्ट अटैक की बीमारी के बारे में एक सेपरेट वीडियो किया जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे नॉन कोरोनरी प्रॉब्लम्स जो हार्ट की होती हैं यंग पेशेंट्स के बारे में। सेपरेट वीडियोज़ हमने इन सारे टॉपिक्स पर किए हैं। आज यंग पेशेंट्स के एस्पेक्ट्स में क्या डिफरेंस होता है, यंग पेशेंट की बाकी बीमारियों में किस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, या अगर किसी यंग व्यक्ति को हार्ट रिलेटेड कोई सिम्टम्स हो तो क्या क्या बीमारी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं, उस बारे में हम बेसिकली बात करेंगे। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यंग पेशेंट्स में नॉर्मली हम हार्ट की बीमारियां एसोसिएट नहीं करते हैं। ज़्यादातर हमें ऐसा लगता है कि हार्ट की बीमारियां यानी उम्रदराज लोगों की बीमारियां है। हार्ट अटैक के बारे में भी ऐसा ही है कि हम सोचते हैं कि उम्रदराज लोगों की बीमारियां, हम इसे अक्सर मिस कर जाते हैं और प्रॉपरली डायग्नोज नहीं हो पाती हैं बीमारियाँ। इसलिए इस बीमारियों के बारे में जानना और समझना ज़रूरी है। अगर सही जानकारी अगर होगी हमें तो हम बीमारियों को जल्दी डिटेक्ट कर सकेंगे और जल्दी ट्रीट कर सकेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन कोरोनरी यानी नलियों के अलावा हार्ट की जो बीमारियां यंग पेशेंट्स में देखने को मिलती है। अगर व्यक्ति यंग पेशेंट से मेरा मतलब ये है कि 10, 15, 20 साल की आयु में आने वाले व्यक्ति से ज़्यादातर अगर किसी यंग पेशेंट को कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, चलने फिरने में सांस फूल रही है, छाती में दर्द हो रहा है, घबराहट, पसीना, इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं, धड़कन बढ़ रही है, बॉडी नीली पड़ रही है, इस तरह के अगर सिम्टम्स हो रहे हैं तो हार्ट की बीमारी को सस्पेक्ट करना चाहिए। इसमें सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट है जन्म से होने वाली हार्ट की विकृतियों के बारे में यानी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के बारे में। हमने ऑलरेडी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के बारे में एक सेपरेट वीडियो किया जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ यानी हार्ट में बचपन से कोई डैमेज हो, कोई वाल्व का प्रॉब्लम हो, कोई हार्ट में छेद हो, या हार्ट में कोई जन्म में कोई स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी हो जिसकी वजह से हार्ट अबनॉर्मल तरीके से बना हो या डेवलप हुआ हो, इस बारे में हम बात करेंगे। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज यानी कि बाय डेफिनेशन मतलब वो चीज़ें जो जन्म से हार्ट में है लेकिन कोई कारण से डिटेक्ट नहीं हो पाई। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें हार्ट की छेद की बीमारियाँ। इसमें दो तरह की छेद की बीमारियाँ होती है, एक साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज और एक एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में हार्ट में जो छेद होता है उसका शंट जो है राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाता है, यानी कि अशुद्ध ब्लड और शुद्ध ब्लड का जो मिश्रण होता है उसमें राइट साइड का अशुद्ध ब्लड लेफ्ट साइड के शुद्ध ब्लड में मिलता है, जिसकी वजह से बॉडी में अशुद्ध ब्लड की पंपिंग होती है, जिसकी वजह से बॉडी नीली पड़ती है। और एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जो कि कंपैरेटिवली कम सीरियस माने जाते हैं, इसमें लेफ्ट टू राइट शंट होता है यानी शुद्ध ब्लड लंग्स की सर्कुलेशन में जाता है, यानी लेफ्ट साइड का शुद्ध ब्लड राइट साइड की सर्कुलेशन में जाता है, जिससे लंग्स में ब्लड का प्रवाह बढ़ जाता है, अमाउंट ऑफ ब्लड जो लंग्स फील्ड में जाता है वो बढ़ जाता है, लेकिन बॉडी नीली नहीं पड़ती है, सांस का तकलीफ उतना ज़्यादा नहीं होता जितना साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में होता है। साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज को ज़्यादातर जल्दी ट्रीट करना पड़ता है क्योंकि ये ज़्यादा डेंजरस होती है, जानलेवा होती है। एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में भी कुछ वेरिएंट्स हैं जिसको जल्दी ट्रीट करना पड़ता है, जैसे कि वीएसडी और पीडीए है, नहीं तो ये लंग्स की टिश्यू को परमानेंटली डैमेज कर देती हैं। कुछ हैं जिसमें हम थोड़े टाइम तक वेट कर सकते हैं, यानी इनको अगर हम ट्रीटमेंट 15-20 साल के बाद भी अगर करें तो चलता है। ज़्यादातर कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री हो, जन्म के टाइम कोई दवाइयों वगैरह का सेवन हो या नॉर्मल ड्रग्स या टॉक्सिन्स वगैरह का सेवन किया हो माने, या प्रॉपरली अगर उस समय चेकिंग ना हुई हो तो कई बार कंजेनाइटल हार्ट डिजीज पाई जा सकती हैं। रिस्क फैक्टर्स में इस तरह की कोई टेराटोजेनिक चीज़ें जिनकी वजह से हार्ट में या बॉडी में कोई बच्चे की विकृति हो जाए उसको ज़्यादातर माना जाता है। कई बार ये फैमिलीज़ में भी होता है कि कुछ जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज़ है जो कि फैमिलीज़ में रन करती हैं। ज़्यादातर इसमें कोई कंपोनेंट इतना नहीं होता, ये बाय चांस मिलता है लोगों में। खासकर जो कॉमन बीमारियां हैं जैसे कि एएसडी है, वीएसडी है, पीडी है, ये सब जो है वो ज़्यादातर कॉमनली देखने को मिलते हैं विदाउट एनी फैमिली हिस्ट्री। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इनके पेरेंट्स को या फैमिली में किसी और को कंजेनाइटल ऐसी कोई बीमारी देखने को मिले। ज़्यादातर इनके साइन सिम्टम्स ये हैं कि बचपन में जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो चलने फिरने में सांस फूलना, छाती में दर्द होना, दूध नहीं पी पाना, बार बार पसीना आना, धड़कन बढ़ जाना, बच्चे का ग्रोथ नहीं हो पाना, बार बार रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना, बार बार भर्ती करने की ज़रूरत पड़ना, इस तरह के सिम्टम्स के साथ बच्चा ज़्यादातर प्रेजेंट करता है और बाद में जब इवैल्यूएट होता है तो उसे हार्ट की जन्म की विकृतियाँ पाई जाती हैं। साइंस में ज़्यादातर डॉक्टर को अबनॉर्मल हार्ट बीट्स मिलती हैं, हार्ट का साइज़ बढ़ा हुआ मिलता है, ईसीजी में अबनॉर्मल साइंस मिलते हैं, डॉक्टर जब स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेट करता है तो अबनॉर्मल साउंड्स मिलते हैं और इकोकार्डियोग्राफी में इसे कंफर्म किया जा सकता है। इसका ट्रीटमेंट ज़्यादातर ये है कि जन्म से अगर किसी को विकृति है तो बने जितना जल्दी ट्रीटमेंट करना चाहिए। अलग अलग बीमारियों के हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट का टाइम फ्रेम है, किसी को जल्दी ट्रीट करना पड़ता है, किसी में थोड़ा लेट भी चलता है। ये सेपरेट टॉपिक है, इसके बारे में अलग से डिस्कशन करेंगे, पर आज इतना समझना ज़रूरी है कि इन बीमारी को बने जितना जल्दी ट्रीटमेंट करना चाहिए। जितना जल्दी ट्रीटमेंट करेंगे उतना हार्ट स्ट्रक्चरली डैमेज नहीं होगा, हार्ट में परमानेंट फेलियर या डैमेज नहीं होगा, उतना लॉन्ग टर्म बच्चे को प्रॉब्लम होने का चांस कम हो जाता है।
इसके अलावा यंग पेशेंट्स में कार्डियोमायोपैथीज यानी हार्ट की मसल की बीमारियां देखने को मिलती है। इसमें कुछ अलग अलग तरह की कार्डियोमायोपैथीज होती है जिसके बारे में हमने सेपरेट टॉपिक किया है। एक हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होती है जिसमें हार्ट का टिश्यू थिक हो जाता है, जाड़ा हो जाता है और प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हार्ट का नहीं हो पाता है। एक डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है जिसमें हार्ट डायलेट या फूल जाता है और बराबर काम नहीं कर पाता, बलून जैसा हो जाता है। और एक इन्फिल्ट्रेटिव कार्डियोमायोपैथी होती है जिसमें कुछ अबनॉर्मल टॉक्सिन्स या पदार्थ जो बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट में होते हैं वो हार्ट के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन कंपेरेटिवली कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। ये हार्ट का मूवमेंट कंपेरेटिवली कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। इसके अलावा कुछ मायोकार्डाइटिस करके बीमारियां होती है जिसमें हार्ट का मसल में प्रॉब्लम हो जाती है, मसल में कोई सूजन या इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से मसल का कॉन्ट्रैक्शन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और अलग अलग तरह की हार्ट की धड़कन की बीमारियां भी हो सकती है, छोटा मोटा हार्ट अटैक भी आ सकता है, मृत्यु भी हो सकती है व्यक्ति की इसकी वजह से। तो ये मायोकार्डाइटिस भी यंग पेशेंट में होने वाली एक कॉमन बीमारी है। ज़्यादातर इसका डायग्नोसिस के लिए वही ईसीजी, इको, एक्सरे यही सब चीज़ों को यूज़ किया। और जैसे कि बाकी बॉडी की बाकी हार्ट की बीमारियों में ये सब टूल्स को यूज़ करके डायग्नोसिस बनाई जाती है और ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी प्लान की जाती है, उस हिसाब से इसमें भी किया जाता है। ज़्यादातर ये हार्ट की जो स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटीज़ है या हार्ट का मसल खराब हो जाता है, इसमें मृत्यु का भी चांस सिग्निफिकेंट होता है। तो इसमें जिस हिसाब से हार्ट फेलियर होता है उस हिसाब से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना पड़ता है। डायरेक्टली कार्डियोमायोपैथीज के लिए कोई ऐसी दवाई या एंटीडोट नहीं आता जिसको देने से पेशेंट पूरी तरह से नॉर्मल या अच्छा हो जाएगा। कई बार जैसा पेशेंट को सिम्टम्स होती हैं, जैसे पेशेंट को प्रॉब्लम होते हैं, उस हिसाब से उसको मैनेज करना पड़ता है। उस हिसाब से उसमें हार्ट फेलियर या बाकी ट्रीटमेंट्स को किया जाता है। हार्ट की मायोकार्डाइटिस या इन्फ्लेमेशन के बारे में हमने ऑलरेडी बात की। ये बेसिकली हार्ट का इन्फेक्शन या सूजन है जो कि यंग पेशेंट्स में देखने को मिलता है। कई बार इसकी वजह से बच्चों की जान भी जा सकती है। हार्ट काफ़ी पेशेंट्स में जब तुरंत डिटेक्ट नहीं होता तो कई बार हार्ट वीक होके या हार्ट फेल होके वो लोग प्रेजेंट करते हैं। काफ़ी बार इसके साथ फीवर या गैस्ट्रोएंटेराइटिस ये एसोसिएटेड होता है, यानी पेशेंट को उल्टी, दस्त, मोशन वगैरह लगे होते हैं, ये एसोसिएटेड होता है। ऐसे केसेस में जब व्यक्ति को साथ में सांस वगैरह फूलती है और इकोकार्डियोग्राफी किया जाता है तो पता चल जाता है कि व्यक्ति को हार्ट का भी साथ में बीमारी हुआ है। ये फीवर या डायरिया होना कंपलसरी नहीं है, कुछ कुछ केसेस में देखा जाता है, ऑलमोस्ट 30 to 40% केसेस में देखा जाता है, पर हर केस में ऐसा हमेशा अवेलेबल हो ज़रूरी नहीं है। इसका ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन में भी वैसे ही ईसीजी, इको, एक्सरे यही सब यूज़ किया जाता है। अगर इसमें अबनॉर्मल कोई भी साइंस मिलते हैं तो सपोर्टिव केयर या हार्ट फेलियर का ही मैनेजमेंट करना पड़ता है। बहुत कम ही ऐसे वायरसेस या इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स है जिसके लिए कोई डायरेक्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर इन्फ्लेमेशन रिलेटेड हार्ट डैमेज है तो कई बार इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए स्टीरॉइड्स या इम्यूनोसप्रेशंस दिए जाते हैं, कुछ साइटोकाइन सप्रेसिंग एजेंट्स भी दिए जाते हैं, पर अदरवाइज डायरेक्टली इसको ट्रीट करने के लिए कोई एंटीडोट नहीं आता, अपने आप ही धीरे धीरे करके ठीक होती है। कभी कभी हार्ट में परमानेंट हार्ट फेलियर या हार्ट डैमेज भी हो जाता है। अब बात करेंगे रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के बारे में। बेसिकली रूमेटिक हार्ट डिजीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखे जाने वाली एक बीमारी है जो कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, जो गले में एक कॉमन बैक्टीरिया उसकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसमें व्यक्ति की कंडीशन बिगड़ जाती है, क्योंकि बॉडी में जब ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबॉडी बनते हैं तो एंटीबॉडी कई बार बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन जाते हैं और ऑटो इम्यून रिएक्शन करके हार्ट के वैल्व्स को और हार्ट के टिश्यू को ही डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से हार्ट के वैल्व्स परमानेंटली ख़राब हो जाते हैं। इसमें वैल्व दो तरीके से ख़राब होते हैं, या तो वैल्व बहुत का मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा और वैल्व सिकुड़ जाएंगे जिसे वैल्व स्टेनोसिस बोलते हैं, या वैल्व का खुलने बंद होने का फंक्शन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा और वैल्व लीक होने लगेंगे जिसे वैल्व रिगर्गिटेशन बोलते हैं। ज़्यादातर ये माइट्रल वैल्व को ज़्यादा अफेक्ट करता है और एओर्टिक वैल्व को उससे कम कंपेरेटिवली अफेक्ट करता है। ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी वैल्व को कंपेरेटिवली काफ़ी कम अफेक्ट करता है। माइट्रल वैल्व का अगर किसी को यंग पेशेंट में इन्वॉल्वमेंट और वैल्व सिकुड़ गया हो जिसे माइट्रल स्टेनोसिस बोलते हैं तो वो ज़्यादातर रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की वजह से ही होता है और ये ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप कंट्रीज़ में ही देखा जाता है, क्योंकि ये लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की पॉपुलेशन में ज़्यादा देखा जाता है, जहाँ पर्सनल हाइजीन और खाने पीने की चीज़ों को उतना ज़्यादा ध्यान लोग नहीं रख पाते, मैल न्यूट्रिशन वगैरह जहाँ ज़्यादा प्रेवलेंट है और जहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी से अवेलेबल नहीं है। ये बीमारी अर्ली स्टेजेस पे डिटेक्ट हो जाए तो ट्रीटेबल है। इसमें एंटीबायोटिक्स वगैरह देने से अगर रूमेटिक फीवर किसी को तो तुरंत ट्रीटमेंट किया जा सकता है। बच्चों में रूमेटिक फीवर जोड़ों का दर्द लेके, बुखार लेके आता है जो काफ़ी दिन तक चलता है और इसमें अगर टाइम पर एंटीबायोटिक्स वगैरह का कोर्स दे दिया जाए तो हार्ट का डैमेज को बचाया जा सकता है, लेकिन अगर लंबे समय तक ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये हार्ट और ब्रेन दोनों को अफेक्ट करता है और कई बार ये डैमेज परमानेंट भी होता है, जिसकी वजह से बच्चे को लंबे समय में हार्ट के वाल्व खराब हो जाते हैं। और एक बार ये वाल्व खराब हो गए तो धीरे धीरे वाल्व अपने प्रेशर की वजह से या ब्लड के स्ट्रेस की वजह से और धीरे धीरे करके उम्र के साथ बिगड़ते जाते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि रूमेटिक हार्ट डिजीज़ वाला पेशेंट, क्योंकि ये फीवर 15 से 20 साल में होता है
तो ये पेशेंट भी सारे इसी एज में आएंगे। कई बार पेशेंट 30 से 40 साल की एज में भी पहली बार डिटेक्ट होता है कि इनको रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है, क्योंकि बीमारी लंबे समय तक बिना सिम्टम्स के अंदर रहती है और जब व्यक्ति का हार्ट पूरी तरह फेल हो जाता है तभी व्यक्ति को पता चलता है, तभी वो डॉक्टर के पास जाता है और तब सोनोग्राफी से डिटेक्ट होता है, यानी इकोकार्डियोग्राफी से डिटेक्ट होता है कि हार्ट के वाल्व का प्रॉब्लम है। ज़्यादातर इसका डायग्नोसिस भी इकोकार्डियोग्राफी पे ही होता है। ईसीजी और एक्सरे में थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है। अगर किसी को बीमारी डायग्नोज होती है तो उसको लंबे समय तक एंटीबायोटिक यानी पेनिसिलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं, जो कि हर 21 दिन में रिपीट करने पड़ते हैं। इसके बदले कुछ टैबलेट्स भी आती है पर उनका एफिकेसी कंपैरेटिवली थोड़ा कम है। रूमेटिक हार्ट डिजीज के बारे में हमने स्पेशली एक सेपरेट वीडियो किया जो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज के टॉपिक का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट के उन बीमारियों के बारे में हमने चर्चा की जो बच्चों में या यंग लोगों में देखे जाते हैं। नलियों की बीमारी के अलावा यंग पेशेंट्स में हार्ट अटैक का एक सेपरेट टॉपिक हमने किया है। आज हमने हार्ट की मसल की बीमारियां, हार्ट के वाल्व की बीमारियां और जन्मजात विकृतियों के बारे में बात की। इन सारे ही टॉपिक्स पर हमने सेपरेट वीडियो किए हैं जो आप मेरे चैनल्स पे देख सकते हैं। आज हमने खाली टॉपिक के जिस्ट या ब्रीफ में इनके बारे में बात की है। हमारे टॉपिक का या हमारे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि साइंटिफिकली करेक्ट है हम लोगों के पास लाना चाहते हैं, ताकि उनको बीमारियों के बारे में पता रहे, बीमारियों के बारे में साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन उन्हें मिले और इन चीज़ों के लिए उनको अपने सिर्फ डॉक्टर्स पर और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े, क्योंकि डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत भी होती है, जिसकी वजह से फ़ायदा होने के बदले कई बार नुकसान भी हो जाता है। अगर हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो ये कंटेंट उनके साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक के बारे में हमें सब्सिक्वेंट वीडियोस में डिस्कस करना चाहिए तो उसके बारे में हमें नीचे कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब करके बताइए, ताकि हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में वो टॉपिक्स को टेकअप कर सकें।